डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्किद होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है मामला तय पा गए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। देखें, इस इरेलीवेंट सा है इस वक्त सेनेट का इलेक्शन और बाकी सारे मामला। आज तो बहुत बहुत ज़्यादा बारिशें जो हैं वो और तबाहकारियाँ बारिशों की तमाम मुल्क में और ख़ास तौर पे पंजाब, रावलपिंडी, कई इलाकों में, और बेशुमार इंसानी जानें गई हैं उसमें। और ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में भी ये तबाहकारी जारी रहेगी जो बयान हो रहा है, और ये तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी जो एलीट है जो तामीराती फ़ंड लेती है हर साल, वो बड़ी खुश होती है ऐसे मौक़ों पे, और वो खुश इस मौके पे इस लिहाज से होती है क्योंकि उनका कहना ये है कि ये सड़कें और पुल और ये बाकी सारी जो तामीरात हैं वो उनका फिर ऑडिट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सड़कें तबाह हो गई, अगर पुल गिर गए, अगर मकानात बह गए, अगर तो वो तो कहेंगे कि जी तो बारिश हुई थी, हमने तो बड़ा अच्छी यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी, बड़े अच्छे पुल बने हुए थे, वो तो सारे बारिशों के नज़र हो गए, तो ना कोई ऑडिट हो सकेगा। और फिर ये है कि हमें मज़ीद पैसा मिलेगा ताकि हम वहाँ पे ख़र्च करें और ये कहें कि जी तो तबाही आई हुई है वहाँ पे, तो फिर उसके लिए मज़ीद फ़ंड लें हुकूमत से, जो बजट में उनको मिला हुआ था उससे ज़्यादा फ़ंड मांगे। और वो बड़े खुश इंतज़ार कर रहे हैं इसका कि ये बारिशों के बाद फिर दोबारा सड़कें बनेंगी तो फिर ठेका कितना होगा, किसका कितना कमीशन होगा। तो एक ये भी साथ साथ जहाँ पे आफात आती हैं वहाँ पे ये माशी दहशत गर्दी का सिलसिला भी जारी रहता है, और दूसरी तरफ रेस्क्यू के लिए जो है वो आम लोग, पुलिस, NDMA, सिक्योरिटी फोर्सेस, और सबसे बढ़ के तो शहरी खुद निकलते हैं ऐसे मौक़ों पे, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सारा, इसमें भी एक कारोबार, जैसे मैं कहता हूँ ना कि जंगें भी हमेशा प्रॉफिट होती हैं बहुत से लोगों के लिए, तो इसी तरह से ये तबाहकारियाँ भी बहुत से लोगों के लिए प्रॉफिट्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो तो ये अल्लाह ताला खैर करे, अब देखें ये बारिशें किस तरह से आगे मामला जाते हैं और इसमें से सियासत किस रंग रूप में सामने आती है मुल्क की। लेकिन मैं जो दूसरी बात है वो ये आपसे कहूँ कि जो वही बहुत कुछ हो रहा है खित्ते में, और कल जो है वो बहरीन के वली अहद जो है उनसे मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की, और उसके बाद जो कतर के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी, उनके साथ एक डिनर किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उसकी कोई तस्वीर वगैरह या मीडिया टॉक या सच के सामने हमारे नहीं आई, लेकिन वो काफ़ी अहम था, और उसमें जो गुफ्तगू हुई वो भी सामने नहीं आई जो कतर के वज़ीर आज़म और उनके वली अहद के साथ हुई। लेकिन उसमें काफ़ी हद तक गज़ा जंगबंदी के जो मामलात हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं, और इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पे क्योंकि उनकी हुकूमत भी, नेतन्याहू की हुकूमत भी गिर रही है, आगे पीछे उसके इत्तेहादी भी साथ छोड़ रहे हैं उसका, और शदीद आलमी दबाव भी है। तो उसमें जो आखिरी इतलात हैं वो ये हैं कि उसमें वो मुराग कॉरिडोर जो दरमियान में इन्होंने अपनी फ़ौज वहाँ भेजी थी, और उसमें रफ़ा का जो एक इलाका है पूरा, उसको अलग करने की बात की थी बाकी गज़ा से, तो वो मुराग कॉरिडोर से भी जो है वो खान यूनस और बिल्कुल ये रफ़ा का इलाका के यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनेगा, और उसको गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन देखेगी, और वो तो ये मुराग कॉरिडोर से भी इसराइल अपनी फ़ौज हटाने पे राज़ी हो गया है, और अब मुराग कॉरिडोर से भी हटा लिया है, और अब तकरीबन वो सारी बातें जो हमास की जो मुतालबात थे वो इसराइल ने तस्लीम कर ली हैं। अभी है कि वो ऐलान होना है। एक थोड़ी सी पट्टी है जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे, और जो ये मुराग कॉरिडोर का जो एक कोना है इस पे, और ऊपर जो निज़ाम कॉरिडोर, वहाँ पर एक छोटी छोटी चौकियाँ वो कह रहे हैं कि हमें रखने की इजाज़त दी जाए, और ये ऐसा मामला है जिस पे किसी को इतराज़ नहीं होगा। बाकी गज़ा में तो जाहिर है कि खुल जाएगा गज़ा, और वहाँ पे जो अरब ममालिक और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दाखिल होंगी, और डॉक्टर, इसी तरह से वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को भी उन्होंने डंप कर दिया है अमेरिकन ने, और उसकी जगह अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इमदाद लेके दाखिल होगी। तो ये
जो डील है ये तकरीबन इसके ऊपर, क्योंकि मोराक कॉरिडोर और फिलदल्फी कॉरिडोर के ऊपर वो नेतन्याहू जो है वो अड़ा हुआ था, तो उससे भी वो कल जो है वो पीछे हट गया। लेकिन इस दौरान जो है वो एक और वाक़या जो हमारे सामने आया है, जो चार पाँच दिन तक चला है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप हुई। वो डेवलप हुई कि जब सऊदीया के इलाके में, सऊदा के इलाके में, जो कि जनूबी शाम का एक इलाका है, और वहाँ पर जो है वो झड़पें हुई। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि वहाँ पे दुरूज़ जो मसलक के लोग हैं या मज़हब के लोग हैं, दुरूज़ ये हैं कोई 12 से 15 लाख कुल दुरूज़ आबादी है, लेकिन ये स्कैटर्ड है, ये फैली हुई है। ये सबसे ज़्यादा तो शाम में है, यानी अगर 15 लाख कहें तो उसमें से कोई 10 लाख ये शाम में है, और कोई 2.5 से 3 लाख ये लेबनान में है, और कोई 1.5 लाख के करीब जो है ये इसराइल में है दुरूज़। और ये जो है ये एक ख़ास मरहले पे, एक ख़ास मौके पे जाके ये जो इस्माइली अहले तशी उनसे भी ये अलग हो गए थे, तो इनको कोई भी जो है वो तस्लीम नहीं कर, ये ख़ुद भी अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, नमाज भी नहीं पढ़ते, और बाकी जो भी इनकी मसलक इनकी नमाज। और जो शाम का इलाका है ना, शाम का इलाका है, यहाँ पर जो ज़ाहिर है इसकी एक जो जोग्राफ़ी है वो तो सदियों में तब्दील होती रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत से मज़ाहिब और मसालिक मौजूद हैं, शाम में रहते हैं इस पूरे इलाके में, और उसमें ज्यूज़ भी हैं, क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में। अगर यहाँ पे हम ये देखें जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो इसमें हमें, अगर हम 7th को देखें तो इसमें हमें जो है, या हम 7th को देख लेते हैं, एक स्टडी 7th को हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे 74% सुन्नी बयान हो रहे हैं और एक सेंसस में, और फिर उसके बाद अलावाइट्स बयान हो रहे हैं, इस्माइली और अहले तशी, और फिर क्रिश्चियंस बयान हो रहे हैं, तो 10% तकरीबन क्रिश्चियंस, और 3% जो है वो दुरूज़ हैं। अच्छा, लेकिन एक दूसरा जो रॉयटर्स ने कुछ अर्से पहले इनकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो उसमें अरब सुन्नी मुस्लिम है 59%, और फिर अलावाइट जो कि अरब स्पीकिंग हैं वो 11.8%, फिर अदर्स, और फिर उसके बाद कुर्द हैं उसमें, और फिर 9.3 जो है इसमें जो है वो दुरूज़ भी आते हैं। अच्छा, अब इसमें जो एक इशू है बहुत बड़ा, वो ये है कि जो दुरूज़ हैं वो, अच्छा यहाँ यजीदी एक मसलक, यजीदी एक मज़हब यजीदी भी है, और वो सामने नहीं आते, उनका बड़ा कत्लेआम हुआ ये दाइश के हाथों, यजीदी। तो मेरा जब वहाँ जाना हुआ सीरिया के और इराक़ के इलाकों में, तो मैंने कभी यजीदी नाम सुना नहीं था, तो मेरा कोई जहन में आया कि ये कोई यजीद के साथ कोई यजीदी बड़ा अजीब सा नाम है। तो पता चला कि ये ना अहले तशी हैं, ना क्रिश्चियंस हैं, ना ये मुसलमान हैं, ना ये हिंदू हैं, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि इनका जो मज़हब है, उस मज़हब का बुनियादी नुक्ता ये है कि खुदा और शैतान के दरमियान जो है वो सुलह हो गई थी, यानी माफ़ कर दिया था। अच्छा, अब ये बड़ा अजीब मामला है कि अगर शैतान को माफ़ कर दिया था, तो फिर ये दुनिया में ये नेकी और बदी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो वहाँ से फिर एक मोर निकलता है, और वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक मज़हब है, वो सामने भी नहीं आते, लेकिन ये कि वो सारे इलाके के जो ये ख़ास तौर पे जो दाइश और ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप निकले, तो ये यजीदियों के पीछे लग गए। अच्छा, इसी तरह दुरूज़ के पीछे लग गए, दुरूज़ का बड़ा खतरेआम हुआ उस ज़माने में। दोबारा अब ये जो इलाका है ना, ये जो शाम का इलाका है, इसके हवाले से बहुत सी अहादीस में ज़िक्र है कि यहाँ पे हरमजदौन, फाइनल बैटल दमिश्क के अंदर, फिर मुख्तलिफ अहादीस में जो बाबुल फितन है उसमें बहुत ज़िक्र है दमिश्क का। लेकिन दमिश्क जो है ये एक ज़माने में तो रोमन एम्पायर, पूरी रोमन एम्पायर जो थी उसका ये हिस्सा था, ये पूरा का पूरा सीरिया। उसके बाद जब शिज़म हुआ, द ग्रेट शिज़म 105-4 ईस्वी में, तो उसके बाद ही हुआ कि बाज़ंतीनी जब अलग हुए, बैजेंटाइन एम्पायर अलग हुई, तो ये सीरिया जो है ये बाज़ंतीनियों के पास चला गया, ये यानी ऑर्थोडॉक्स बाज़ंतीनियों का ये इलाका हो गया। उसके बाद 7वीं सदी में उसको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये फ़तह हुआ दमिश्क सीरिया।
और उसके बाद जो है ये उमवी दौर में दारुल खिलाफा रहा मुसलमानों का, फिर उसके बाद अब्बासी दौर में खैर बगदाद में चला गया था दारुल खिलाफा, और फिर जो है वो यहाँ पे 12वीं और 13वीं सदी में सल्जूकों और फ़ातिमी, सल्जूक चूँकि एक दूसरे मसलक से थे, फ़ातिमी दूसरे मसलक से थे, तो उनके दरमियान लड़ाई भी हुई, खिलाफतें दो पैरेलल बनी, एक बड़ा अजब सा दौर रहा। कुछ इलाके में एक खिलाफत थी, कुछ इलाके में दूसरी थी, बहुत बड़ा इलाका था शाम का। और फिर जो है यहाँ पे ममलूक आ गए 1250 से लेके 1516 तक ममलूक, और 1516 से ऑनवर्ड्स फिर ये उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया यहाँ पे रही अपने ख़ात्मे तक, यानी 1918 तक सल्तनत उस्मानिया रही। तो ऑटोमन्स के दौर में फिर ये मुख्तलिफ इसमें जो इलाके थे ऑटोनमस, वो वलायत के नाम से, वलायत दमिश्क और वलायत बैरूत बाद में खैर अलग, ज़ाहिर है कि लेबनान को अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये जो है ये तकसीम हो गया था। ये वलायत दियार अज़ोर और वलायत सूरिया जिसको दमास्कस कहते हैं, और हलब की वलायत अलग कर दी थी उन्होंने। तो ये बहरहाल, और वलायत बैरूत तो फिर वो लिबनान में चला गया, वो भी एक इलाका था जो, तो ये ऑटोमन दौर का नक्शा कुछ और नज़र आता है हमें। इसका एपिकॉट एग्रीमेंट हुआ तो उसमें फिर फ्रांस के पास चला गया, और 1946 तक ये फिर फ्रांस के पास रहा, 1920 से लेके। और इस दौरान जो है यहाँ पे एक जो सुल्तान सुल्तान अल अतरश पाशा, उनको पाशा भी कहा जाता है या खाली सुल्तान अल अतरश भी कहा जाता है, उन्होंने बगावत, अलम बगावत बुलंद किया फ्रांस के ख़िलाफ़। अच्छा, अब ये जो सुल्तान अतरश हैं, ये शाम के अंदर ये बड़ा इनका नाम, जैसे मैंने आपसे कहा ना, कुछ किरदार, कुछ रोल्स ऐसे हैं जो कि अक़लियती किसी, यानी जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी कुर्द थे तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, बल्कि मैं सलाउद्दीन अय्यूबी के मज़ार पे गया दमिश्क में, तो वहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी थी, वो चेक कर रहे थे हर एक को, आते जाते को, कि यहाँ पे ये कुर्द जो हैं, ये कुर्द हैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, तो क्या इनके मज़ार का, और मज़ार उनका बहुत कोई अच्छी हालत में नहीं था। अच्छा, ये जो सुल्तान अल अतरश हैं, इन्होंने जनाब अलम बगावत बुलंद किया फ्रांस के ख़िलाफ़, और इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी शरीफ मक्का से, और शरीफ मक्का के बेटे जो फैसल, जिनको कुछ अरसे के लिए एक यहाँ पे किंगडम ऑफ सीरिया भी बनी थी, वो बाद में खैर ख़त्म हो गई तो इराक़ के बादशाह बन गए थे, वो उनके साथ भी दोस्ती थी। लेकिन इन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और इन्होंने एक बगावत की, और वो बगावत आगे जाके जो है वो उसने बड़ा एक रंग रूप लिया, और वो फ्रांस के ख़िलाफ़ पहली बगावत थी, अरब रिवॉल्ट था सीरिया से। लेकिन इनका नाम ज़्यादा डिस्कस नहीं होता क्योंकि ये दुरूस थे, ये दुरूस थे, तो दुरूस चूँकि अक़लियत में है वहाँ पे, तो दुरूस थे, तो इनका नाम डिस्कस नहीं होता। लेकिन ये कि इनका जो इंतकाल है ये 1982 में हुआ सुल्तान अतरश का, और जब इनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त हाफिज़ुल असद जो हैं, उन्होंने फिर इनको बहुत कमांडर और रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इस्तारा इनको करार दिया। अच्छा, अब ये है कि वो सीरिया को देखें ना, 5 आपको नज़र आते हैं इनके जो पड़ोसी हैं। एक तरफ तो आपको शुमाल में तो तुर्की है, एक तरफ तुर्की नज़र आ रहा है, एक तरफ आपको इराक़ नज़र आ रहा है, एक तरफ आपको जो है वो लेबनान नज़र आ रहा है अगर नक्शे में देखें, और एक तरफ जो है वो आपको उर्दन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसी तरह से इनका मैप बन रहा है, और एक तरफ गोलान की पहाड़ी हैं। और तो अब इसमें इशू ये है कि तो 5 इनके पड़ोसी हैं, लेकिन इराक़ जो है ना वो सॉरी सीरिया जो है ये बहुत हद तक इस वक्त किसी एक अहमद शरा आ तो गए, अबू बकर जुलानी या अहमद शरा, वो सदर बन तो गए, उन्होंने कल खिताब किया, और ज़ाहिर है इसराइल ने जो अटैक्स किए वहाँ पे, तो इसराइल के अटैक्स हुए, इसराइल दुरूस के, हालांकि इसराइल का कोई ताल्लुक ही नहीं, वो जनाब उन्होंने सदारती पैलेस पे भी अटैक किया, फिर उसके बाद वो मिलिट्री जो हेड क्वार्टर है उस पर भी अटैक्स किए, उसके बाद मार्को रूबियो बैठे हुए थे वहाँ पे बहरीन के,
वलीयत के साथ उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा हम इसको ख़त्म करवा रहे हैं। वो अमेरिकन परेशान की क्या नया रौला यहाँ पे पड़ गया कि अमेरिकन इसलिए परेशान, उनकी बेसेज है ना यहाँ पे, उनकी बेसेस जो कुछ बेसेस हैं वो ये साउथ में रह गई है ना, सीरिया में उनकी अमेरिकन बेसेस हैं अल्तनफ के इलाके में, और बाकी वो साउथ का इलाका है, तो वो उसमें परेशान कि हमारी बेसिस इसमें निशाना ना बन जाए। ये जब पिछले दिनों बशारुल असद के दौर में जब ये गज़ा की जंग चल रही थी तो सीरिया में अमेरिकन बेसिस पे अटैक होते थे, इराक में भी होते थे, लेकिन जब अहमद शरा के आने के बाद वो अटैक ख़त्म हो गए। ज़ाहिर है अहमद शरा के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई और बाकी सारे मामला। लेकिन यह है कि जो अहमद शरा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो उन्होंने खिताब किया और उन्होंने खिताब के अंदर उन्होंने इसराइल को रगड़ा लगाया और उन्होंने कहा कि इसराइल जो है ये एक पूरी साजिश कर रहा है, मुनज़्ज़म साजिश कर रहा है कि मुल्क में खाना जंगी करवाए और ये दुरूज़ जो हैं उनको लड़वाए बाकी कौमों के साथ। और मैं शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पे कह रहा हूँ कि वो जो ये सारे दुरूज़ के इलाके हैं सैदा वगैरह के, यहाँ से वो विड्रॉ कर दें। अच्छा, अब हुआ क्या था कि उस इलाके में दुरूज़ कबाइल और जो मकामी बद्दू हैं उनका झगड़ा था, उनकी लड़ाई हुई थी पहले आपस में, होती रहती है गांव में कबाइल की उनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई हुई। तो यहाँ पर जो सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पहुँच गई। सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँची तो दुरूज़ ने कहा कि आप यहाँ पे, उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी की शुरू कर दी, उनके खिलाफ खड़े हो गए दुरूज़ कि आप कैसे आ रहे हैं, आप तो ये अरब जो बद्दू कबाइल हैं उनके साथ मिल जाएंगे। वो एक पार्टी बन गए सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि अहमद शरा का एक ज़ाहिर बैकग्राउंड है, तो अहमद वो पार्टी बने। उसके नतीजे में वहाँ वो दुरूज़ के साथ जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ऐसा कोई आर्मी तो नहीं है, उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो नुसरा फ्रंट के हैं या बाकी, और तो उसमें वो दुरूज़ जो है उनके साथ एक पुरानी हिस्ट्री है जो बहुत कोई खुशगवार नहीं रही दुरूज़ के साथ उनकी हिस्ट्री। तो वो जो है वो एकदम से वो निकल के वो जनाब मामला ख़राब होता गया और ख़राब होते होते जो है वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया कि जिसके नतीजे में फिर ये हुआ कि इसराइल वो कहते हैं ना वो, हाँ तो कौन में खाम खा, उसने का देखा मौका तो वो दरमियान में उसने मिज़ाइल दाग दिया और हमला कर दिया।